Hello, friends. Welcome to my channel. Myself, Assistant Professor Vittam Prabha, and today I'm here to share my journey. Yes, I will share my journey today in this video. और मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आज मैं हूँ एक्चुअली वॉज नॉट माई गोल. मेरा गोल तो कुछ और ही था. मैं तो पूरे टाइम मरती रही सिविल सर्विसेज के पीछे. बट देखिए, ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि मैं इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये बेस्ट जॉब है. बेस्ट. मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ. मैं कुछ नया हमेशा कर भी पा रही हूँ, क्योंकि वो मैं बाद में आपको बताऊँगी किसी और वीडियो में. अपना वर्क प्रोफाइल कैसे, क्या हमारा काम है, हम किस तरह से क्या करते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, नो डाउट. लेकिन चलिए मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँची. और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भैया बहुत धक्के खाए, बहुत धक्के खाए, लेकिन फाइनली गॉड ने मुझे दे दिया. तो मुझे लगता है अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट करते हो, आपका जो मेहनत है वो ईमानदार है, आपने ईमानदार प्रयास किया, तो सच में ईश्वर ज़रूर सुनते हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो बात है 9th-10th की. मैं एकेडमिक्स में हमेशा से बहुत अच्छी रही हूँ. मेरी पढ़ाई अच्छी रही है हमेशा से. मैं ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ. 9th-10th मतलब जब मैं कर रही थी, उसके बहुत पहले से मेरा माइंड सेट था कि आई हैव टू गो फॉर सिविल सर्विसेज. और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा ये था क्रेज़ कि मैं सिविल सर्विसेज क्रैक करूं. और मैं एसडीएम का बड़ा मेरे घर में वो था कि एसडीएम बनना, एसडीएम बनना. डीएम तो पता ही नहीं था. बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं थी एक्चुअली. तो ये था, मुझसे कोई भी पूछता कि क्या बनना है बेटा, एसडीएम बनना है मुझे, तो अगला भी खुश. और मुझे नहीं पता था कि भैया एसडीएम से बहुत बड़ा होता है डीएम. तो ये सब तो बात की बात है. बताते हैं आपको. 9th-10th हुआ मेरा, और पापा मुझे चाहते थे कि मैं ह्यूमैनिटीज़ से करूं, बट लिटरली आई वॉज ज़ीरो इन ह्यूमैनिटीज़. मुझे ह्यूमैनिटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे समझ ही में नहीं आता था मैं कैसे इसको पढूं, कैसे इसको कवर करूं. और मैंने साइंस चूज़ किया, तो इंटर साइंस से मैंने किया. अच्छा, मैंने किया और उसके बाद बिल्कुल क्लियर था, कुछ सोचना नहीं था कि मुझे तो ग्रेजुएशन ही करना था, बिकॉज सिविल सर्विसेज में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है. तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया और मेरी बीएससी स्टार्ट हो गई थी. बट उसी टाइम पे एक वैकेंसी आई थी बेसिक हेल्थ वर्कर की. आई थिंक कि बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बट बहुत लोग इसको आज के टाइम में जानते भी हैं कि बेसिक हेल्थ वर्कर जॉब क्या है और कहाँ पे होता है. ये हॉस्पिटल में होता है और हमको एक पर्टिकुलर रूरल एरिया दिया जाता है, एक पॉपुलेशन दी जाती है, जहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें अपनी उस पॉपुलेशन में देखनी होती है. इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी और आपको पूरा बताऊँगी अपनी उस पुरानी जॉब के बारे में. तो वो फॉर्म पापा ने इसलिए भर दिया क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि जिस भी बंदे को सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करना हो, उसको अपने हाथ में एक नौकरी ले लेनी चाहिए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, नो डाउट. बट एलआईसी की तरह से इंसान एलआईसी करवाता है कि उसको आगे अपने सेविंग्स के लिए कि आगे फ्यूचर में काम है, उसी तरह एक सिविल सर्विसेज जो प्रिपेयर करने वाला एस्पिरेंट है, उसको एक जॉब ले लेनी चाहिए कि अगर मान लो खुदा न खास्ता अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो कम से कम आप खाली हाथ ना हो, आपके पास एक जॉब होनी चाहिए. तो ये चीज़ हमेशा सोचते थे पापा मेरे, और उसलिए इन्होंने फॉर्म भरा और मुझे एग्ज़ाम दिलाया और एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, जो कि होना ही था क्योंकि वो छोटा सा एग्ज़ाम था. और मैं फिर एक दिन उसकी कॉल आई, मतलब उसका लेटर आया, कॉल लेटर, कि मतलब ट्रेनिंग के लिए. वो फिक्स उस समय परमानेंट जॉब नहीं था, वो ट्रेनिंग होनी थी 1.5 साल की. अब मुझे 2-3-4 महीने कुछ हो गया था मतलब करते हुए. तो मैं जो है किसी तरह तो मैं गई, लेकिन एक ही महीने बाद फिर वो ट्रेनिंग कैंसिल हो गई. ये हुआ कि कोई गवर्नमेंट नोटिस आया कि ट्रेनिंग कैंसिल होनी है.
अच्छा, मैं फिर वापस आई, मैंने कंटिन्यू किया अपना बीएससी, और पूरा मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुए बीएससी के, फिर से कॉल आ गई कि मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। अब मैं फिर से ट्रेनिंग करने चली गई। मैंने पापा से कहा कि इफ़ आई विल गेट 80% मार्क्स तो मैं फिर इस ट्रेनिंग को छोड़ के आ जाऊंगी। पापा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम छोड़ देना। उनको लगता था पता नहीं इतना नंबर तो ना ही आए, बट मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छे पेपर दिए, बहुत अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ है, तो मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे 488 आउट ऑफ 600 मार्क्स मिले, यानी 80% से प्लस ही थे। और मैं ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ गई। इवन मैंने वहाँ लिख के दे दिया कि मुझे ये ट्रेनिंग नहीं करना है, मैं फाइनली रिज़ाइन दे के जा रही हूँ। लेकिन जब मैं वापस आई तो बहुत लोगों ने पापा से कहा कि आप ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाएगा और आप इसको क्यों छुड़ा के ले आए। तो 3 दिन बाद फिर से पापा ने मुझे वहाँ पे जाके मुझे छोड़ा है हॉस्टल। अच्छा, मैंने ट्रेनिंग पूरी की, मेरा ट्रेनिंग फाइनल हो गया और फिर मैं आई और मैंने बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने फ़ाइनल किया। अच्छा, जैसे ही मैंने थर्ड ईयर फ़ाइनल किया, मतलब बीएससी मेरा फाइनल एग्ज़ाम जैसे ही हुआ, फिर वैकेंसी आ गई, गवर्नमेंट वैकेंसी आ गई बेसिक हेल्थ वर्कर्स की, और पापा ने मुझे ज्वाइन करा दिया। अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई। नाउ आई बिकम बेसिक हेल्थ वर्कर, और वो था ईयर 2007। 7 में मैं हेल्थ वर्कर की जॉब में मैंने कर लिया। लेकिन मुझे लगता था कि भैया मुझे तो सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि अब मैं आगे की पढ़ाई रेगुलर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी तो मैं रेगुलर पढ़ाई तो नहीं कर सकती थी एमएससी। तो मैंने एमएससी में एडमिशन ही नहीं लिया। हम पता लगाते रहे कि कहाँ से हम डिस्टेंट लर्निंग से एमएससी कर सकते हैं, तो वो नहीं क्लियर हो पा रहा था क्योंकि इग्नू में मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा, चलता रहा, मैं जॉब करती रही, पढ़ाई। मैंने एक वही सरस्वती कोचिंग करके था सिविल सर्विसेज का, मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था, बट मैं ठीक से कर नहीं पाती थी क्योंकि मैं पूरे दिन तो जॉब करती थी, पूरे दिन अपनी नौकरी में बिज़ी रहती थी और मैं क्लासेस भी ठीक से नहीं कर पाती थी। तो मेरी प्रिपरेशन मतलब लचीला ही चल रहा था, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। अच्छा, इस तरह चलता रहा और मेरा अब कॉन्फिडेंस होने लगा लूज़, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में बैठती और मेरा क्वालिफ़ाई नहीं होता। क्वालिफ़ाई होना तो बहुत बात की बात थी। मैं एग्ज़ाम दे के आती तभी मुझे पता चलता था कि घंटा ये होना नहीं है मेरा। तो इस वजह से जब आपकी तैयारी होती है, आपका कमांड होता है एग्ज़ाम पे, आप अच्छे से देते हो, आपको पता चल जाता है एग्ज़ाम देते ही समय कि मेरा होगा कि नहीं। आप तैयारी से ही समझ सकते हो। मेरी तैयारी ही नहीं अच्छी थी तो मैं एग्ज़ाम क्या देती। अच्छा, अब मुझे ये लगने लगा था कि मुझे कुछ और भी देखना चाहिए जो अच्छी, मतलब हाई स्टैंडर्ड हाई क्लास की जॉब हो, और ताकि मैं सिविल में नहीं भी जा पाऊँ तो मुझे कुछ अजीब ना फ़ील हो, मुझे ये ना लगे, रिग्रेट ना हो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, मैं एमएससी तो अभी कर नहीं रही थी। मेरे एक चाचा हैं, पापा के फ्रेंड हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में इन अचीवमेंट्स के पीछे। अगर मैं आज यहाँ पे आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, उसके पीछे महेश अंकल का, रिस्पेक्टेड महेश अंकल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं कभी नहीं बोल सकती चाचा यू आर द बेस्ट। तो चाचा मुझसे पूछे कि तुम एमएससी क्यों नहीं कर रही हो। मैंने कहा चाचा मैं कहाँ से करूँ, मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मैं डिस्टेंट लर्निंग से, करस्पॉन्डेंस से एमएससी कहाँ से करूँ। चाचा ने कहा बैठो, मैं पता लगाता हूँ। और उन्होंने 1 हफ्ते नहीं, 1-2 हफ्ते में ही उन्होंने पता लगाया कि अन्नामला यूनिवर्सिटी से तुम करस्पॉन्डेंस से कर सकती हो एमएससी। और पता ही नहीं लगाया, उन्होंने मेरा एडमिशन भी कराया ले जाके और कहा बेटा अब तुम आगे की पढ़ाई देखो। अच्छा, एमएससी में एडमिशन हो गया। सोचिए, मैं जॉब भी कर रही हूँ, प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैं एमएससी भी कर रही हूँ। ये बहुत टफ था। अभी हँसी आ रही है और कहने में ईज़ी लग रहा है ना, बट इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल द 3 थिंग्स टुगेदर। तो ठीक है, 2011 में मेरी एंगेजमेंट फ़िक्स हुई, मतलब मेरी शादी फ़िक्स हो गई, एंड माय मैरिज वाज़ टोटली प्योरली अरेंज मैरिज, जो कि हमारे साइड में मोस्टली अरेंज ही मैरिज होता है। अच्छा, शादी फ़िक्स हुई, 2011 में मेरा एंगेजमेंट हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक चीज़ कहा कि देखो अगर तुम पढ़ना चाहती हो, कुछ और करना चाहती हो तो यू आर फ्री फ्रॉम माय साइड,
यू कैन डू, एंड इवन मैं तुम्हें हेल्प भी करूँगा, अगर तुमको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये इनकी बात मैं याद रखूँगी। अच्छा 12 में मेरी शादी हो गई। हस्बैंड ने पूछा कि चलो हनीमून के लिए शिमला जाते हैं हम लोग। मैंने कहा कि यार अगर आप मुझे दिल्ली भेज देते नेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम मैं एक बार दे चुकी थी, उसके कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था। मुझे लग रहा था एक बारी मुझे प्रिपरेशन करने को मिल जाए तो मैं नेट निकाल लूँगी। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये नेट जो कि मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैंने कहाँ से जाना। जब मैं एमएससी कर रही थी, अन्नामला यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने मुझे समझाया। मैं उनसे पूछने गई थी, सर व्हाट इज़ स्कोप ऑफ एमएससी, व्हाट कैन आई डू आफ्टर परस्यूइंग एमएससी, आफ्टर डूइंग एमएससी, व्हाट इज़ फ्यूचर इन एमएससी बॉटनी। उन्होंने बताया कि आप नेट क्वालिफाई करो, और नेट क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले चीज़ बोला था कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बड़ा बड़ा चार्मिंग सा लगता है ना कि आप साइंटिस्ट बनो। तो मुझे लगा हाय साइंटिस्ट बन सकते हैं सच में। उन्होंने ये नहीं बताया कि आप उसको क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ये मुझे अभी भी नहीं पता था और बहुत बाद में मुझे पता चला। अच्छा मुझे लगा कि अगर मैं इसको कर लूँ, साइंटिस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है भैया, साइंटिस्ट बन जाऊँ तो कोई बात नहीं अगर मैं आईएएस पीसीएस नहीं बन पाऊँ। साइंटिस्ट भी बहुत बड़ी जॉब होती है, बहुत बड़ा एक तमगा लग जाएगा ऊपर। तो मैं इस वजह से मैं नेट क्लियर करना चाहती थी, और मोस्टली उन्होंने सर ने कहा था कि यू ट्राई फॉर जेआरएफ, ताकि आपको फिर कुछ पैसे भी मिलेंगे। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे और पीएचडी करोगे तो आपको ग्रांट मिलती है। तो मुझे लगा कि मुझे जेआरएफ करना है सच में। हस्बैंड ने मुझे अलाउ कर दिया। जून में शादी हुई और शादी के ठीक 15-16 दिन बाद मैं दिल्ली चली गई प्रिपरेशन के लिए। मैं प्रिपरेशन 1 साल तक मैं दिल्ली रही, मैंने प्रिपेयर किया और ऑफिस से मतलब मैंने लीव ले लिया था, स्टडी लीव लिया था मैंने। अच्छा मैं रिटर्न होके आई, फिर से वापस मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। मैं ऑफिस जाने लगी, काम करने लगी। मेरा उस बार ही मैंने एग्ज़ाम दिया जब मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। मेरा नेट जेआरएफ तो छोड़िए, मेरा नेट भी क्वालिफ़ाई नहीं हुआ। अच्छा मैंने 13 में मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था। 14 में मैंने फिर जो जून में एग्ज़ाम दिया था उसमें भी नहीं हुआ था मेरा। फिर जो दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैं जेआरएफ भरती थी। अगर जो सीएसआईआर वाले होंगे वो जानते हैं कि आपको फॉर्म में मेंशन करना होता है कि आपको नेट करना है या जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ भरेंगे तो भले ही नेट जितना मार्क्स हो वो आपको नहीं मिल सकता है। आप जेआरएफ के लिए अगर आपने मेंशन किया है कि आपको जेआरएफ चाहिए तो आप जेआरएफ वाला मार्क्स आएगा तभी मिलेगा। अच्छा मैंने 14 में दिसंबर में जब फॉर्म भरा तो मैं बोली कि मेरा नेट करिए इस बार, क्योंकि उसके पहले मेरा 80 प्लस मार्क्स थे। नेट के लिए मेरे मार्क्स ठीक थे, बट जेआरएफ के हिसाब से मेरे 8-10 नंबर कम थे। तो मैंने कहा अगर मैं नेट डाली होती तो नेट हो गया होता। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, एक बारी और तुम लास्टली तुम ट्राई करो कि जेआरएफ हो जाए। और सच में उस बार जब रिज़ल्ट आया मैं क्वालिफ़ाई हुई। ऑल इंडिया 97th रैंक मेरी जेआरएफ में रही। मैं इस तरह जेआरएफ क्वालिफ़ाई हुई, जॉब चलती रही। मैरिड मैं अब तक हो चुकी थी, यानी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी। अच्छा जेआरएफ जब मेरा क्वालिफ़ाई हुआ, मैंने एनबीआरआई, सीमैप और कई जगह मैंने अप्लाई किया था। मैं लखनऊ में ही मेनली अप्लाई की थी क्योंकि मैं कहीं और नहीं जाना चाहती थी। अच्छा मैं सीमैप में गई, पता चला क्योंकि उस टाइम कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे। मुझे एक्चुअली मुझे बेबी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी। मुझे बेबी नहीं हुआ था अब तक, तो उसका ट्रीटमेंट मुझे चल रहा था। मुझे बिकॉज़ आई वाज़ अ पीसीओडी पेशेंट, तो उस वजह से मुझे कुछ इश्यूज़ थे, तो उसका ट्रीटमेंट चलता था। मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मंथ में 15 टू 17 डेज़ मुझे डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाना होता था। जब मैं सीमैप में गई तो वहाँ मुझे बताया कि अगर इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब तो फिर आप इसको रहने दो करने के लिए, और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब कंटिन्यू करो और अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज़ यहाँ आके आपको फुल ऑन टाइम देना पड़ेगा और आप फैमिली और कोई चीज़ देख नहीं पाओगे अच्छे से। और ट्रीटमेंट रही तो कुछ हम लोग हेल्प कर सकते हैं, बट जिस तरह से आप बता रही हैं उस तरह से हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो समझिए ऐसा लग रहा था कि भैया उस दिन तो मुझे लग रहा था कि सारा सपना ही टूट गया।
मुझे लगा मैंने क्यों ही इतनी प्रिपरेशन की, क्यों ही इतनी मेहनत करी। अगर मुझे यही करना था, फाइनली वही जॉब में रहना था, तो मैं क्यों, तब मैं अपनी जॉब ही एंजॉय की होती और मैं अपनी लाइफ एंजॉय की होती। बट तो ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, मैं वापस आई और मैं पूरे रास्ते रोते हुए आई थी। मुझे लगा था कि आज ऐसे ना, मतलब दिल टूट गया था बिल्कुल उस दिन। अच्छा, फिर क्या होता है, 2000 मेरी उस समय कोई वैकेंसी नहीं निकली थी। अभी मैं बिल्कुल सेट हो गई, अपने ट्रीटमेंट में मैंने ध्यान दिया, फोकस किया, मैं उसके लिए करने लगी। पढ़ाई सब कुछ मेरी बंद हो गया उस समय। मैंने कोई पढ़ाई नहीं कंटिन्यू किया, कुछ नहीं किया, सब कुछ नहीं, बस मैं फोकस की अपनी ट्रीटमेंट पे, ताकि मुझे एक बेबी मिल जाए। अच्छा, मेरा बेटा हुआ। जब भी मेरा बेटा हो गया, उसके बाद मुझे लगा नाउ आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ वंस मोर। आई हैव टू गिव वन मोर चांस फॉर माई लाइफ। अच्छा, मैंने फिर से सोचा कि मैं सिविल करूं। फिर से मैं सिविल की तरफ ही बढ़ी। बट एक वैकेंसी आई, जीडीसी की वैकेंसी आई थी। तो मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा कि आपकी वाइफ तो जेआरएफ क्वालिफाइड है। अच्छा देखिए, मैंने पीएचडी नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं ट्रीटमेंट में इतनी बिजी थी कि मैंने पीएचडी बिल्कुल छोड़ दी, मैंने किया नहीं। अभी भी मैं पीएचडी नहीं हूँ, उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी, एक अलग वीडियो उसके लिए लाऊँगी मैं। अच्छा, किसी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि आपकी वाइफ तो जेआरएफ है, सो यू कैन फिल हर दिस फॉर्म फॉर हर। तो वो बोलते हैं अच्छा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस फील्ड से बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं थी, वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड से हैं। अच्छा, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया ऑफिस से कि ऐसा है, तुम तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकती हो। मैंने कहा हाँ सच में, मुझे तो पता ही नहीं है ये चीज़। बोलते हैं बिल्कुल, तुम छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो, तुम नहीं कर पाई, सी मैप में जा पाई, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ये बहुत बड़ी चीज़ होती। फिर मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करके देखती थी असिस्टेंट प्रोफेसर कैसी जॉब होती है क्या नहीं। तो मुझे बड़ा उसके लिए फिर एक ना प्यार होने लगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब से, क्योंकि उसमें मैं देखती थी ना, तो एक बहुत रुतबा दिखता था कि मैं बीएससी एमएससी के बच्चों को पढ़ाऊँगी, मैं पीएचडीज़ के बच्चों को, स्कॉलर्स को भी कराऊँगी आगे चल के। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें देखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने फॉर्म भरा जीडीसी का। अच्छा, मैंने फॉर्म भरा और ये हुआ कि मेरा बेटू छोटा-सा है, तो मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। देन आई गो टू माय मदर्स होम। मैं वहाँ गई कि मैं कुछ महीने यहाँ रहूँगी और प्रिपरेशन करूँगी जीडीसी की। अरे! करीब 1 साल का टाइम मेरे पास था। 1 साल नहीं, मतलब 8-9 महीने का टाइम था, एंड आई वेंट देयर। अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं वहाँ से 50 किलोमीटर्स, 50 नहीं, 80-90 किलोमीटर्स मैं जॉब के लिए आती थी। गाड़ी से मम्मी बेटे को देखती थी, मैं पढ़ाई करती थी, सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा था। बट यू नो, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस वाली कहावत। मेरा एग्ज़ाम 3rd ऑफ नवंबर को, 2019 में 3rd ऑफ नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था और 30 अक्टूबर को माय मदर एक्सपायर्ड। मेरी मम्मा की डेथ हो गई। 30th अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट उनको हुआ एंड ख़त्म हो गई वो। तो वो बहुत ही टफ़ पीरियड था मेरे लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं एग्ज़ाम दूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। सबने मुझे घर में कहा कि तुम जिस वजह से यहाँ पे थी, तुम्हारी मम्मी ने जितना 8-9 महीने से एफ़र्ट किया तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो तुम उस एग्ज़ाम को मत छोड़ो। तुम्हें जाना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। और मैं गई, एग्ज़ाम दी। हालाँकि वो एग्ज़ाम मेरा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस एग्ज़ाम के क्वालिफ़ाई ना होने के पीछे मेरी मदर का डेथ नहीं था रीज़न था कि मेरा बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई थी। जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं और सभी लोग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन थी कि उस समय भाई कोई भी होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट मैं सच बता रही हूँ, मैं पेपर देने बैठी, मेरा फुल ऑन फोकस एग्ज़ाम पे था, लेकिन मेरी सच में प्रिपरेशन ही नहीं अच्छी थी। एग्ज़ाम दे के बाद में मुझे फ़ील हुआ कि अगर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी हायर लेवल पे होती तो मैं अच्छा कर सकती, क्योंकि टैक्सोनॉमी मैं आपको डिस्कस करूँगी आगे की वीडियोज़ में। टैक्सोनॉमी मेरा वीक था उस टाइम पे, और टैक्सोनॉमी से अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चंस आए थे और मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे और सारे गलत थे।
मतलब वो माइनस मार्किंग वाला पेपर था और मैंने इतना बेवकूफ़ी उसमें किया था कि मैं क्या बताऊँ। 30 क्वेश्चंस मैं रॉन्ग करके आई थी। सही भी मैंने बहुत ज़्यादा किए थे, मैंने 70 प्लस क्वेश्चंस, आई थिंक 75 और 78 क्वेश्चंस मैंने सही किए थे, बट रॉन्ग भी तो कर दिए 30 क्वेश्चंस। तो इस वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। अच्छा, वो एग्ज़ाम भी था। फिर उसके बाद मदर तो चली ही गई। 2019 वो था। अच्छा, 20 भी था, 21, 20 में एक फॉर्म आया था। फिर पता नहीं 20 में आया था, हाँ शायद 20 में ही आया था, जीडीसी का वो फॉर्म था। उसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला था, बट पंचायत इलेक्शंस की वजह से वो एग्ज़ाम टल गया, डेट पोस्टपोन हो गई। उसके बाद मई, अप्रैल में डेट पोस्टपोन्ड हुई थी, अप्रैल में इलेक्शन था। मई में फिर एक वैकेंसी आई एडेड कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए एडवर्टाइजमेंट 50 की वैकेंसी आई और उसमें 86 सीट्स थे बॉटनी के। और मुझे लगा कि ओ माय गॉड, क्योंकि अभी जो मैं फॉर्म भरी थी उसमें 10 सीटें थी और जो मैंने पहली बार भरी थी उसमें सिर्फ 2 सीटें थी। तो शायद मैं कट ऑफ में आती भी तो मैं क्वालिफाई नहीं हो पाती पहली बार वाले में। 86 सीटें, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं भैया। अगर इस बार नहीं होगा तो ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर 86 सीटों पे भी नहीं हुआ, 86 या 82 ऐसे कुछ था सीट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा सीट्स थी। अच्छा, फॉर्म भरा गया, मैंने तैयारी शुरू की, बट फिर वही चीज़, मई, जून, जुलाई, मुझे अच्छे से याद है। 14 जुलाई 2021 आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस। मैं 4 व्हीलर से जाती थी एंड अब बहुत ही बैड एक्सीडेंट मेरा हुआ। मेरी गाड़ी ट्रक में फंस गई थी और वो ट्रक मुझे आधे किलोमीटर खींचा मेरी गाड़ी को। आई वॉज लाइक कि मतलब मुझे वो चीज़ याद तो नहीं है, बट जो भी हुआ होगा, आखिर मैंने अच्छे से देखा ही होगा, तो वो बहुत ही ब्लंडर एक्सीडेंट मेरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी जाने किसका आशीर्वाद था कि मैं, ड्राइविंग सीट केवल बची थी जिस पे मैं बैठी थी और मैं ठीक ठाक थी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बट बहुत सारी चोटें आई थी, अंदरूनी चोटें बहुत आई थी। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गई कि मेरी एग्ज़ाम की, मतलब मई में आया वैकेंसी और जून में उसकी, जुलाई में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम की डेट आ गई थी कि 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और 14 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ एक हफ्ते, आई वॉज, पता नहीं मुझे याद नहीं एक हफ्ते का सीन, 14 को हुआ और 22 जुलाई तक की चीज़ें मुझे कुछ नहीं याद है। 14 से 22 जुलाई तक, 23 जुलाई को मैं अपने होश में आई और मैंने पूछा क्या हुआ था ऐसा कुछ। मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ नहीं, तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। और बाद में पता चला कि वो छोटा नहीं, वो बहुत ही भयंकर वाला एक्सीडेंट था। मैंने कहा कि अच्छा चलो ये सब तो हुआ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी तो एग्ज़ाम है 30 अक्टूबर को। बोलते हैं अभी बच के आई हो, जिंदा रहो वही बहुत काफ़ी है, एग्ज़ाम देखा जाएगा बाद में। अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की बट मेरा शरीर काम नहीं करता था बिल्कुल, मैं एकदम से बीमार होने लगती थी। पूरा अगस्त इस तरह मेरा चला गया, मतलब मैं कुछ रिवीजन नहीं कर पाई, मतलब मुझे रिवीजन ही करना था क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाई करती रहती थी। रेगुलर तो नहीं, बट मैं साल में जैसे 1 महीने पढ़ा, 1 महीने नहीं पढ़ा, 1 महीने फिर पढ़ा, 2 महीने, ऐसे मैं करती रहती थी हमेशा। उसके बाद क्या हुआ कि 30th में, मतलब पूरा अगस्त मेरा ऐसे ही चला गया, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर मैंने जम के पढ़ाई किया। मैंने अपने ऑफिस से लीव ले लिया था क्योंकि मुझे लीव ऐसे भी मिल गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी चोटें आई थी। तो मैंने लीव लिया हुआ था स्टडी के लिए, इधर एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद 30 अक्टूबर को मैंने एग्ज़ाम दिया, पेपर अच्छा हुआ, बट कुछ 2-4-5 क्वेश्चंस ऐसे ब्लंडर मैंने मिस्टेक किए थे। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत करके आऊँ तो क्या ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब क्या ही मेरा सिलेक्शन होगा। मतलब थोड़ा-सा मैं होपलेस थी कि पता नहीं यार, अगर मैं 68 क्वेश्चंस मेरे सही थे। मुझे लगा कि अगर मैं 68 की हूँ, इतने महारथी बैठे हैं, 90-95 तक लोग किए होंगे, कट ऑफ पक्का 80 नंबर से नीचे तो जाएगा नहीं 80 क्वेश्चन से।
मुझे लगा 80 क्वेश्चन जिसके सही होंगे या 75 प्लस उसी का होगा, इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत थी कि हटाओ इस बार भी मुझे मेरा होना नहीं है। अच्छा, ये हुआ, नवंबर आया। माय यंगर ब्रदर, एक मेरा भाई जो एंशियंट हिस्ट्री से उसने एमए किया था और वो 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड। उसका भी एग्ज़ाम 28 नवंबर को था, लेकिन 22 नवंबर को उसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ। तो वो एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी वो, मतलब मेरे लिए बहुत ही, मैं क्या ही बताऊँ ज़िंदगी में क्या हो रहा था। उसके बाद बहुत टूट गए हम, मतलब पूरी फैमिली हमारी टूट गई। पूरी फैमिली बचा ही कौन, मम्मी पहले नहीं थी, बस पापा और एक छोटा भाई बचा। एक भाई तो चला ही गया और उसका एग्ज़ाम 28 को था। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि उसका एग्ज़ाम है 28 को और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा और इस बार शायद मेरा क्रैक हो जाए। अच्छा, नवंबर, दिसंबर बीता, जनवरी बीता और मुझे ये चीज़ क्लियर था कि मेरा होना तो है नहीं। फरवरी में 17 फरवरी को मेरा रिटन का रिज़ल्ट आया और मैंने रिज़ल्ट देखा और मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, यार मेरा तो रिटन में क्वालिफाई हो गया। हस्बैंड से आई वॉज नोइंग डैट कि तुम्हारा क्वालिफाई होगा। मैं इसीलिए बार बार कहता था कि यू स्टार्ट योर स्टडी, यू कंटिन्यू स्टडी फॉर इंटरव्यू। लेकिन हमेशा मैं कहती थी कि नहीं मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। उसके बाद मुझे लगा कि अब जब हो गया है रिटन क्वालिफाई, आई हैव टू डू माई गिव ऑल माई एफर्ट फॉर द इंटरव्यू। और मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड इंटरव्यू मेरा 13 अप्रैल को था। 21 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट आया रात को 11 बजे एंड आई गॉट सेलेक्टेड फाइनली। और वो बहुत बड़ा दिन था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे क्या मिल गया है, इतनी खुशी हो रही थी सच में। तो सपना पूरा हो गया। 25 मई को कॉलेज अलॉट हुआ और मैंने फिर ज्वाइन किया और नाउ मैं आपके सामने हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुई। अभी मुझे पीएचडी करना है, मेरी पीएचडी बची हुई है। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे क्या कैसे करना है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सुन के और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सुनेंगे, जो एस्पिरेंट्स होंगे उनको मोटिवेशन मिला होगा। और मैं बस यही कहूँगी कि यार अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए। 14 साल मैंने एक दूसरी नौकरी की, ठीक है ना, 14 साल, 2007 से 2022 तक मैंने वो नौकरी की। जब मैं आ सकती हूँ एक नौकरी करते हुए, फैमिली देखते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई नॉट यू? सब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।